रात 3:30 बजे वह अपने डगमगाते से कदमों से एक अंधेरी गली में बढ़ता चला जा रहा था। उसे महसूस तो हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने कई बार पलट कर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। रात खत्म होने में अब मुश्किल से 3 घंटे बाकी हो गए। ये उसके रोज का ही नियम था। जब तक नशे में धुत ना हो जाए वह उस ठेके से हटता नहीं था, और जब तक नशा उतर ना जाए वह घर को लौटता नहीं था। अब तो घर में भी उसके माता पिता पूरी तरह हार चुके थे। वह उसका इंतजार करते ही ना थे, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि अब ये इंतजार उन्हें करना ही पड़ेगा। आज रात उनका बेटा उनसे इतना दूर जाने को था कि वह चाहकर भी उसे ढूंढ ना पाते। ओ रोनित! अचानक उसे फिर वही जानी पहचानी सी आवाज आई, जो कि किसी आदमी की थी। वह पलटा। ये वही आदमी है जो उसे अक्सर इस गली में दिख जाता था। लंबा चौड़ा और चेहरे पर ही उसकी रहीसी दिखाई देती थी। उसके पीछे ही एक चमचमाती कार थी। तो ये जहान भर का निकम्मा और नशेड़ी लड़का इस आदमी के जाने किस काम का है। क्या है रे, क्यों मेरे पिछू लगे रहता है? और कोई काम वाम नहीं है क्या तेरे को? उसने अपने अक्खड़ से अंदाज में पूछा। काम तो है, और तुमसे ही है। ठंडे स्वर में कहते हुए इस बार उस आदमी ने अपनी जेब से नोटों की एक मोटी गड्डी निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। इस लड़के की आंखें उस गड्डी को देखकर जगमगा सी गईं। एबरू, ये क्या दिखाता है मेरे को? मैं तेरे वास्ते कोई मर्डर नहीं करने को सकता, समझा? समझा, लेकिन ये पैसा मर्डर के लिए नहीं है, बस खून के लिए है। हाँ तो एक ही तो बात है ना रे। वह लड़का कमर पर हाथ रखते हुए तुरंत बोला। नहीं, 2 बातें हैं। तुम पहले मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ, रास्ते में समझाता हूँ। कहकर वह आदमी पलटकर कहीं चल दिया, इस उम्मीद में कि रोनित रुपयों की लालच में पीछे आता ही होगा। लेकिन जब इस आदमी ने पलटकर देखा तो रोनित फिर उसी तरह लड़खड़ाता सा अपने घर की तरफ ही बढ़ रहा था। ये बेवकूफ ऐसे नहीं मानने वाला। उसने किलसते हुए अपने मोबाइल पर एक नंबर मिलाया। इसे उठाना ही पड़ेगा। उनसे कुछ ही दूर काले रंग की इनोवा खड़ी थी, जो तेजी से उस लड़के के पास रुकी। हवा के झोंके की तरह उसमें से 2 हाथ निकले और उस लड़के को अंदर खींच लिया। अगली सुबह समर्थ का इंतजार करते हुए जाना को लगभग आधा घंटा हो गया था। जब वह उसका हाल पूछने आई थी तो ठीक उसी वक्त वह हमाम में घुसा था, और तब से जाना ने वहां रखी आधी नॉवेल पढ़ डाली होगी, लेकिन वह बाहर नहीं आया। तू सो तो नहीं गया अंदर? जाना ने उपन्यास एक तरफ रखा और हमाम के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। अरे आया यार। समर्थ ने अंदर से ही आवाज दी। हाँ, लेकिन तू कर क्या रहा है इतनी देर से अंदर? तू 2 मिनट में बाहर नहीं आया ना तो मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगी। एक तो तेरे अर्जुन ने वैसे ही मेरा मूड खराब किया हुआ है। अचानक हमाम का दरवाजा खुला। हाँ, अब बोला ना तूने सच। समर्थ मुंह साफ करते हुए बाहर आया। कान अर्जुन ने किया होगा और गुस्सा तेरा मुझ पर निकल रहा है। जाना आकर उसके बिस्तर पर बैठ गई। वह छोड़ और ये बता कि कल की रिपोर्ट में क्या रहा? कुछ नहीं, वही पुरानी बातें। नींद में कोई नस वगैरह दब जाने से मुझे पार्शल पैरालाइसिस जैसा कुछ हो गया होगा और मुझे दौरा पड़ गया। और तेरी तबीयत कैसी है? समर्थ ने मीठी सी मुस्कुराहट के साथ दोनों हाथ फैलाए। कैसा लग रहा हूँ? बेटर। हाँ, तो अब वो बोल जो बोलने मेरे पास आई है। तबीयत तो तू फोन पर भी पूछ चुकी थी। समर्थ ने एक सौम्य सी मुस्कुराहट देकर रुख अपने आईने की ओर कर लिया। जियाना को उसकी मुस्कुराहट में इतनी कशिश पहले कभी नहीं दिखी थी। खैर, पैरों को हिलाते हुए, मैं थक गई हूँ यार, यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ। कितना दूर? शायद यूएस, बस उस अर्जुन से दूर कहीं भी। और ये भयानक विचार तेरे दिमाग में आ क्यों रहे हैं? समर्थ अपने आईने के सामने जाकर बाल संवारने लगा। पूरे शहर को पता है कि तू पागल है उसके पीछे। जाना सिर झुकाए कुछ देर तक अपने हाथ के नाखूनों को तकती रही, फिर अपनी भर आई आंखों के आंसू किसी तरह सुखाते हुए, बस ऐसे ही तुम सब अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो रहे हो।
काम ढूंढ लिए है और एक तरफ मैं हूँ कि जबरदस्ती लॉ लेकर बैठ गई ताकि किसी से शादी ना करनी पड़े। उसके लिए मैं केवल एक अच्छी दोस्त हूँ और शायद हमेशा ही रहूंगी। समर्थ का उधर अपने बाल संवारना जारी है। ज्याना ने एक बार उसकी ओर देखा। वह कभी चंद्रिका को नहीं भूल सकता, ना वह मुझे चंद्रिका की जगह दे सकता है और ना ही मैं लेना चाहती हूँ। मुझे किसी और की जगह चाहिए ही नहीं। मुझे मेरी अपनी जगह चाहिए जो सिर्फ मेरी हो, जो मैं डिजर्व करती हूँ। समर्थ उसकी बातें सुनते कुछ खोस आ गया। पता नहीं ऐसा क्या बोल दिया है ज्याना ने अचानक, जो उसको इतने करीब से छू गया। उसने बालों का ब्रश एक तरफ रखा और खुद पर बहुत सा इत्र छिड़कने के बाद ज्याना के बगल में आकर बैठा। समर्थ के कुछ पूछने से पहले ही ज्याना बोल पड़ी। कहीं जा रहा है? समर्थ ने एक मीठी मुस्कान के साथ बस कंधे उचकाकर बता दिया, कहीं नहीं। तो ये इतना बन संवर कर। तू स्टड है यार, मेकअप क्यों कर रहा है? फिर उसे कुछ याद आया। पता है कल रात कुछ हुआ। ज्याना ने उसे अपने सपने के बारे में बताया और ये भी कि कोई उसकी भाभी की सूरत में उसके पास सच में आकर बैठा था। ये भी कि उसके बिस्तर की चादर अचानक जैसे जिंदा हो गई और उसने ज्याना को खुद में लपेट लिया था। समर्थ उसकी बात को बस खामोशी से सुनता रहा। आई स्वेयर मुझे लगा था कि वह मेरी जिंदगी की आखिरी रात है, और हो भी जाती अगर अर्जुन ना आता तो। ज्याना सहम कर चुप हो गई।